जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन वॉर को चलते चलते 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। इस बात को आप सब जानते होंगे और जो आज के टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में रशिया के खिलाफ आक्रोश है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रांस ने तो ये कमिटमेंट की थी कि वो अपने जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन में भेजेगा जो कि रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। ट्रूप्स ही नहीं बल्कि जो क्रूज मिसाइल्स है उसको भेजने की बात भी की थी और उस टाइम पर रशिया ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। उसके बाद थोड़ा मामला शांत हुआ। अगर आप इस चीज को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी ज्यादा जो कंट्रीज है यूरोप के आज नाटो के मेंबर है। इवन आप देखोगे फिनलैंड और स्वीडन रिसेंटली नाटो के मेंबर बने हैं और स्वीडन तो रिसेंटली ही नाटो का मेंबर बना है, जिसके वजह से जो रशिया का डिफेंस है उस पर थोड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ जाते हैं। और आज के टाइम पे जो रशिया का डिफेंस है हम जानते हैं काफी स्ट्रोंग है और उसने अब तक यूक्रेन के सामने हार नहीं मानी है। आप देखोगे आने वाले टाइम में जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली रशिया के अगेंस्ट जाएंगे और बड़े बड़े एक्शंस ले सकते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आने वाले टाइम में फ्यूचर में देखने के लिए हमें मिले। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट डेनमार्क में हुई है, डेनमार्क ने अपना जो डिफेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए विमेंस को भी मिलिट्री सर्विस देने के लिए भर्ती करना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह से आप देखोगे आगे आने वाले फ्यूचर में जो डेनमार्क की अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रशिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, डेनमार्क प्लान्स टू कॉन्स्क्रिप्ट वीमेंस फॉर द मिलिट्री सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम यहाँ पर बात करें, डेनमार्क ने यूरोप के बिगड़ते हुए हालातों को देखकर, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इस टाइम पर, उसके वजह से अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की बात की है। ये कह रहे हैं कि हम इसलिए अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना रहे क्योंकि हम लड़ाई चाहते हैं, बट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस चीज को अवॉइड कर सके। हाँ, ये बात सच है, अगर किसी कंट्री के पास इकोनॉमी है बट मिलिटरीली वो इतना स्ट्रोंग नहीं है तो वो उसको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर होती है हमेशा चीजें हैं उसी के हिसाब से चलती है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जो जर्मनी के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है और ऊपर आप देखोगे जो स्वीडन है रिसेंटली नाटो का मेंबर बना है, उससे भी उसके जो रिलेशन हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज नाटो के मेंबर है आज के टाइम पर। अगर आप डेनमार्क को देखो तो डेनमार्क की जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में आता है। बाल्टिक सी एक ऐसा रीजन है जिसमें जो रशिया है वो अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज हैं आज के टाइम पर नाटो के मेंबर है और नाटो दैट मीन्स यूएसए, और यूएसए और रशिया की कभी नहीं बनती है। और इस चीज में जो डेनमार्क है काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। अगर आने वाले टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है नाटो कंट्रीज के बीच में और रशिया के बीच में, कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेनमार्क उसमें काफी क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर रशिया की आप बात करोगे तो रशिया कुछ ट्रेड अपना इस रूट से भी करता है जो डेनमार्क से नॉर्थ सी की तरफ जाता है, और उस टाइम पर डेनमार्क इस रूट को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से रशिया को इकोनॉमिकली लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। डेनमार्क को आप कम मत समझना, क्योंकि जब नाटो की फॉर्मेशन हुई थी 1949 में तो डेनमार्क उनमें से एक कंट्री था जो कि नाटो का फाउंडिंग मेंबर था। इवन और कंट्रीज भी थे बट 12 फाउंडिंग मेंबर में से नाटो एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उनका कहना है कि अब वो जो जेंडर है दोनों मेल और फीमेल उनके बीच में इक्वलिटी लाएंगे इन द मिलिट्री सर्विसेज, क्योंकि आप देखोगे तो उससे पहले जो मेल्स थे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी मिलिट्री में, पर अब फीमेल्स को भी ये चांस दिया जाएगा कि वो भी आर्मी में जा सकती है, नेवी एयरफोर्स में जा सकती है। इवन 2024 में जो ये नया प्लान आया है उसमें 5000 कॉन्स्क्रिप्ट मतलब भर्ती होंगी मेल्स की भी और फीमेल्स की भी। 2026 से ये जो कॉन्स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट इन 2023 में 4700 पीपल जो है वो कॉन्स्क्रिप्ट हुए थे, उन्होंने सर्विस दी थी डेनमार्क की मिलिट्री में। और वुमेन्स जो थी उसमें वॉलंटरी बेसिस पे थी, पर अब वुमेन्स के लिए भी ये कंपलसरी हो चुका है। आपने डेनमार्क का नाम काफी टाइम सुना होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है तो उसमें जो नॉर्डिक कंट्रीज होते हैं हमेशा आपने देखा होगा उनकी जो रैंक होती है वो ऊपर होती है, और डेनमार्क आपने देखा होगा। और 2023 में डेनमार्क सेकंड नंबर पर आता है। पर अब आने वाले टाइम में आप देखोगे जैसे ही जो कॉन्स्क्रिप्ट है वो बढ़ चुके हैं और उसकी वजह से आप देखोगे कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग होगी उसमें डेनमार्क की रैंक आपको कुछ नीचे देखने के लिए मिलेगी। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आउट ऑफ 145 कंट्रीज 126 रैंक पर आता है। ये तो बात हुई हैप्पीनेस इंडेक्स की, बट जब फायर पावर इंडेक्स की बात आती है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज ऊपर आते हैं, उसमें इंडिया 4th रैंक पर आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रैंक है। कई बार जब हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से मिलिट्री में ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो फायर पावर इंडेक्स में साउथ कोरिया 5th रैंक पर आता है, इवन जो नॉर्थ कोरिया है वो 36 रैंक पर आता है। तो काफी बड़ा डिफरेंस दोनों की जो फायर पावर है उसमें दिखता है साफ साफ। इवन डेनमार्क खुद 48 रैंक पर आता है
हम ये नहीं कह सकते कि डेनमार्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है मिलिटरीली और फायर पावर इंडेक्स में, जो डेनमार्क है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये नहीं कह सकते। अगर आप देखोगे तो 145 कंट्रीज़ में 48 रैंक पर आना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर आप इस टाइम पर देखोगे, हम डेनमार्क की बात सुनते हैं, आपने ग्रीनलैंड की बात भी कई बार सुनी होगी। ग्रीनलैंड एक सबसे बड़ा आइलैंड जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, वो डेनमार्क के अंदर ही आता है और डेनमार्क के पास ये राइट है कि वो पॉलिटिकली जो टेरिटरी है ग्रीनलैंड की उसको गवर्न कर सके। इवन जो डेनमार्क है वो खुद एक नॉर्डिक कंट्री है, एक छोटा-सा कंट्री है। अगर उसकी एरिया देखोगे और उसकी पॉपुलेशन देखोगे तो उस हिसाब से वो डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है। हालाँकि वो कुछ आइलैंड्स के रूप में है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं उसमें, पर जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है बाय इट्स पॉपुलेशन। अगर आप आगे देखोगे तो टोटल वर्ल्ड में 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ है, जैसे कि आप आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन कंट्रीज़ को हम नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा ग्रीनलैंड भी नॉर्डिक कंट्रीज़ के कैटेगरी में ही आता है। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, इसलिए हम उसको जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है उसकी कैटेगरी में कह सकते हैं। जो नया प्लान आया है डेनमार्क में फॉर द मिलिट्री, जिसे हम कह रहे हैं 11 मंथ कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल, उसमें क्या होगा कि जो शुरू के 5 महीने होंगे उसमें बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी और लास्ट के जो 6 महीने होंगे उसमें ऑपरेशनल सर्विस मिलेगी। आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में उनको ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिलेगी लास्ट के 6 महीनों में। आपने देखा होगा कि डेनमार्क में जो सिस्टम चलता है फॉर द मिलिट्री रिक्रूटमेंट, उसमें जितने भी 18 ईयर्स के लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, फिजिकली फिट, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो फिजिकली फिट हैं उनको जाना होता है मिलिट्री में अपनी सर्विस देने के लिए। और अब तो फीमेल्स को भी वहां जाना होगा। हालांकि जो उसका डिफेंस है उसमें हमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, बट स्टिल सब लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। और जब ये बात आती है, हाँ, ये कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, तो लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आती है। बट हर किसी के लिए जो फिजिकली फिट है मिलिट्री में जाना एक सपना नहीं होता है। और उसकी वजह से आप देखोगे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें जो डेनमार्क की रैंक है उसमें आपको रिडक्शन देखने के लिए मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। और इससे रिलेटेड जो नई अपडेट आएंगी मैं उसको आपको अपडेट करता रहूंगा थ्रू वीडियोस। थैंक यू।